सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, आज मुल्क के अजीम रहनुमा, सारी दुनिया में अदम तशद्दुद के अलमबरदार, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी की यौम पैदाइश है और आज हमारे चैनल की जानिब से इस अजीम शख्सियत की जिंदगी पर डालते हैं एक तायराना नजर। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात, हिंदुस्तान के मगरबी साहिली शहर पोरबंदर, जो इस वक्त मुंबई प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। करमचंद गांधी उस वक्त पोरबंदर नामी एक छोटी सी रियासत के दीवान यानी वजीर आजम थे। मोहनदास गांधी उनकी चौथी बीवी के बेटे थे। मोहनदास करमचंद गांधी के इब्तदाई तालीम वहीं पोरबंदर में हुई। पोरबंदर में उनके मिडिल स्कूल और राजकोट में उनके हाई स्कूल की तालीम हुई। दोनों अदवार में तालीमी सतह पर गांधी जी एक औसत दर्जे के तालिब इल्म रहे। इन्होंने अपने मैट्रिक का इम्तिहान बिदाउनगर गुजरात के सलमदास कॉलेज से कुछ परेशानियों के साथ पास किया। इनका खानदान इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, लिहाजा 1883 जब मोहनदास गांधी 13 साल के हुए तो उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। उनसे उन्हें 4 औलादें हैं। उन्नीस में गांधी जी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिए गए। 12 जून 1892 को वो कानून की डिग्री के साथ हिंदुस्तान लौट आए। इन्होंने उस वक्त के बॉम्बे में वकालत का आगाज किया, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। 1893 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका का रुख किया, तब उनकी उम्र 24 साल की थी। इन्होंने अफ्रीका में हिंदुस्तानी मुस्लिम ताजिरों के कानूनी मशीर के तौर पर अपने काम का आगाज किया। यही वजह थी कि गांधी जी पर इस्लामी तालिबात का भी असर रहा। जनूबी अफ्रीका में इन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल गुजारे, जहां इन्होंने हिंदुस्तानियों और वहां के काले लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज को करीब से देखा। खुद उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें एक बार अव्वल दर्जे का टिकट रखने के बावजूद उन्हें तीसरे दर्जे के डब्बे में सफर करने को कहा गया और जब गांधी जी ने इससे इनकार किया तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। और एक बार अदालत में एक जज ने इन्हें इनकी पगड़ी उतारने को कहा, जिस पर गांधी जी ने इनकार किया तो इन्हें अदालत से ही बाहर कर दिया गया। ऐसे ही कुछ वाकयात इनके दिल में गहरा असर कर गए। 1906 में ट्रांसवाल हुकूमत की जानिब से एक कानून निकाला गया जिसमें हिंदुस्तानियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दबाव डाला गया, जिसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत की गई और जोहानिसबर्ग में 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ और वहां गांधी जी ने अमली सियासत में हिस्सा लिया। उस वक्त जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत की और अदम तशद्दुद और सत्याग्रह खामोश एहतजाज की बुनियाद डाली। इन्होंने अपने बरादरान वतन को इस बात पर आमदा करने में कामयाबी हासिल कर ली कि एहतजाज पुरअमन किया जाएगा और सब ने इस बात को माना और 7 साल तक ये एहतजाज जारी रहा,
जिस की वजह से गांधी जी और दीगर हिंदुस्तानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसी दौरान कई एक अवामी तहरीकों के गांधी जी हिस्सा रहे। तब तक उन्हें सारे साउथ अफ्रीका और बरतानिया और हिंदुस्तान में इनको काफी मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। उन्नीस 1915 में गांधी जी जनूबी अफ्रीका से वापस भारत लौट आए और पहली बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में शिरकत की, लेकिन बुनियादी तौर पर भारतीय मसाइल, सियासत और अवाम से तारुफ गोपाल कृष्ण गोखले की तवज्जुह से हुआ, जो उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के काबिल एहतराम कायद थे। इस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान में सियासी अमल का आगाज किया और वो जदोजहद आज़ादी में कदम जमाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी चंपारण में हासिल हुई। जहां इन्होंने चंपारण और खेड़ा इलाकों में जमींदारों ने अंग्रेजों की हिमायत से किसानों पर जुल्म ढाना शुरू किया था और उनकी फसल का बड़ा हिस्सा बतौर टैक्स जबरदस्ती वसूल कर अंग्रेजों के खजाने भर रहे थे। 1918 में यहाँ सबसे पहले गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की क़यादत की और इस तहरीक ने सारे मुल्क में एक हंगामा बर्पा किया और इस तरह मुल्क की जदोजहद आज़ादी में सरगर्म कायदीन में गांधी जी का कद बढ़ गया और उन्हें कौमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई। और फिर 1921 को कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को खुसूसी इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी सौंपी, जिसके फौरी बाद जब हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में जलियांवाला बाग के वाक़े पर गम गुस्सा था, गांधी जी ने सारे मुल्क में तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर दिया, जिसका जबरदस्त नतीजा बरामद हुआ। मुल्क का हर तबका, हर जात, हर मजहब को मानने वालों ने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये तहरीक कामयाब रही। गांधी जी की क़यादत में चली इस तहरीक ने अंग्रेजों के हौसलों को पस्त कर दिया। फिर इसके बाद तहरीक नमक सत्याग्रह की क़यादत गांधी जी ने की और ये मुहिम भी कामयाब रही। गांधी जी ने जब ये देखा कि खिलाफत को लेकर सारी दुनिया में मुसलमान सर पर कफन बांधे खिलाफत के खात्मे की मुखालिफत कर रहे हैं, तो इन्होंने भी तहरीक खिलाफत की तायद का ऐलान कर दिया। तो फिर क्या था, मुसलमानों ने गांधी जी के इस कॉल को अपने लिए बड़ी हिम्मत के तौर पर माना और वो भी पूरी तरह से गांधी जी के साथ जदोजहद आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो गांधी जी के साथ थे ही। अब इस तहरीक की तायद के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उन जैसे मुल्क के नामूर मुस्लिम कायदीन का साथ भी गांधी जी को हासिल हो गया। और ये वो मोड़ था जहां अंग्रेजों को ये इल्म हो चुका था कि गांधी जी ने मुसलमानों को मुल्क की आज़ादी की तहरीक से जोड़ दिया है, तो उनके पांव तले जमीन ना रही और तहरीक आज़ादी में एक नया जोश बलोला पैदा हो गया। और इस नए जोश और वलवले के चलते फिर एक बार गांधी जी ने 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का ऐलान किया। इस मुल्क से अंग्रेजों के पांव उखाड़ देने का काम किया। इस तहरीक के बाद अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि अब उनका इस मुल्क में मजीद कुछ चलने वाला नहीं और इस तरह 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हो गया। गांधी जी ने मुल्क के बंटवारे की हमेशा ही मुखालिफत की। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाया, लेकिन अंग्रेजों ने फिरकावारियत को इतनी हवा दे दी थी कि मुल्क के आला हिंदू व मुस्लिम क़यादत मुल्क के बंटवारे के लिए बज़िद थे। यही वो एक हार है जिसने तहरीक अदम तशद्दुद के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी जी को शिकस्त दे दी, जिसके बाद गांधी जी टूट चुके थे और फिर बंटवारे की ख़ुरेज़ी
اور ہندو مسلم دونوں فرقوں کے معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوتا ہوا دیکھ گاندھی جی اور بھی ٹوٹ گئے اور ملک میں بھائی چارگی اور اتحاد کی کوششوں میں جٹ گئے، لیکن فاشسٹ طاقتوں کو یہ منظور نہیں تھا اور آخرکار 30 جنوری 1948 کو ناتھورام گوڈسے کے ہاتھوں گاندھی جی قتل کر دیے گئے۔ لیکن گاندھی جی آج بھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے کتابوں میں، وہ زندہ ہے ان کے بتائے ہوئے اصولوں میں، وہ زندہ ہے آج بھی اس ملک کی فضاؤں میں، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو ان کا جسم ختم ہو چکا، لیکن وہ زندہ ہے آج بھی ہمارے دلوں میں۔ ناظرین اب مجھے دیں اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔